पर रिफॉर्म के लिए जा रहे हैं, रिप्लेसमेंट के लिए नहीं। मोदी ने इस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, ये तो मानना पड़ेगा हर्ष। चीन पर भरोसा हमें न तो करना चाहिए, न वो करने लायक देश है। क्या करना चाहता ट्रूडो? देखिए, कनाडा का पप्पू है। शरद पवार ने अजीत पवार को पटकनी देने के लिए उनके ही भतीजे को उनके सामने खड़ा कर दिया। दिल्ली की लड़ाई में बंदर फायदा हो गया। ये तस्वीर मुस्कुराती हुई, इसको फ्रेम करनी चाहिए। राजीव गांधी प्रियंका गांधी में अपना अक्ष देखते थे। अरे भाई, चिकने गए पानी कहाँ रुकता है। चलिए, संकट ये है कि राहुल गांधी को मैं नेता मानता ही नहीं हूँ, तो मैं एक तरफ खड़ा भी नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। राज की बात हर्ष के साथ में इस धारावाहिक में, धारावाहिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें इस बार धारा कुछ ज्यादा ही है। और जो धाराएं हैं हर्षवर्धन, ये रशिया से लेकर कनाडा तक और झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक और उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। तो कुल मिला के कुछ ज्यादा ही, कहते हैं ना कि पेटी बांध लो, झटके लगने वाले हैं, तो पेटी बांध लीजिए अपनी, काफी कुछ होने वाला है। तो शुरुआत करेंगे मेरे ख्याल से ब्रिक्स से। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इससे बड़ी खबर नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना कई मोर्चों पर किसी की नहीं रही होगी। अमेरिका को भी थोड़ा सा झटका लगा। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारे देश में विपक्षी पार्टियों को भी झटका लगा, लेकिन वो भी जिस अंदाज में चीन की महानता बताते दिखते थे, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा झटका तो लगा। हाँ, नहीं, उसमें झटका लगा। और ख़ास बात यह है कि झटका देना वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका को देना ज़्यादा ज़रूरी था। बिल्कुल। जो एक तरीके से जो एक ध्रुवी व्यवस्था जो पूरी जा रही थी, उसके बीच में जो बहुध्रुवी व्यवस्था, वैसे तो ये शो जो है कहा जाए तो व्लादिमीर पुतिन ने अपने नाम किया। तमाम आइसोलेशन के बीच में जिस तरीके का ये शो किया है, निश्चित तौर पर बड़ी बात है। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत हल्के लोग जो होते हैं और जो हल्के देश होते हैं, वो किसी भी धारा में बहते हैं। भारत का जो धीर गंभीर जो अप्रोच है, वो वहां पर भी जाकर नहीं बदला। और जाकर साफ साफ नरेंद्र मोदी ने वहां पर कहा, पहली बात तो यह है कि एलएसी को लेकर, जो हमारी 3800 किलोमीटर की जो पूरी एलएसी है, उसको लेकर फिर से चीज़ें कुछ शुरू हो रही है। 2020 से पहले की स्थिति आ रही। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके की बयानबाजी, तकरीरें वहाँ पर मन से हो रही थी, तो उसमें नरेंद्र मोदी का ये बयान हर्षवर्धन बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वहाँ पर रिफॉर्म के लिए जा रहे हैं, रिप्लेसमेंट के लिए नहीं। मतलब सुधार होंगे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की बात करें या जो अन्य संगठन। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था ना कि ब्रिक्स इसके मुकाबले खड़ा किया जा रहा, तो नहीं, सबकी अपनी उपयोगिता है। तो हम पहले ही अब गुटनिरपेक्ष ना कहें, लेकिन हम निश्चित तौर पर एक ध्रुवी व्यवस्था, एक धारा के विपरीत हैं। हम सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं और मोदी ने इस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, ये तो मानना पड़ेगा हर्षवर्धन। राजेश्वर, मुझे लगता है कि ये थोड़ा और गंभीरता से बात की जानी चाहिए। एलएसी पर जिस तरह से 4 साल से स्थितियां थी, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, और जिसको आर्मी की भाषा में कहते हैं मिरर डिप्लॉयमेंट, इक्वल एंड क्वालिटी डिप्लॉयमेंट, यानी जितने लोग, जितने इक्विपमेंट, जितना डिफेंस का जितना आर्मामेंट, वो सब दोनों तरफ से है। और जिस देश में सरकार के रक्षा मंत्री ने सदन में कहा हो कि अगर हम अच्छी सड़कें बनाएंगे, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, तो चीन वाले आ जाएंगे। आज उसी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमने 4 साल में चीन को वहां ले जाकर खड़ा कर दिया जहां वो कहीं जाता नहीं है। आज तक का कोई इतिहास नहीं है कि चीन किसी मामले में पीछे हटा हो। बिल्कुल, भारत के भी संदर्भ में पीछे नहीं हटा, कभी लेकिन आज पीछे हटना पड़ा। और अभी जिस तेजी से दोनों सेनाएं डिसएंगेजमेंट कर रही हैं, और दोनों के लिए जरूरी था, दोनों के लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुश्किल चीन की भी बढ़ी हुई थी। यहाँ जो आपने कहा ना, व्लादिमीर पुतिन ने पूरा शो, एक तरह से कहें कि वो सबसे बड़ा अगर कोई दिख रहा था तो व्लादिमीर पुतिन दिख रहे थे, क्योंकि कजान शहर में वो ब्रिक्स समिट हो रहा था। लेकिन इसमें एक और बात है, अगर आप ये कहें कि इस पूरे शो में पुतिन वो एक हीरो थे, लेकिन अगर उनके पैरेलल एक कोई हीरो खड़ा हुआ था, कई बार कहते हैं ना कि शो स्टॉपर या स्पेशल कैरेक्टर, तो उस रोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। क्योंकि नरेंद्र मोदी वो जिस तरह से सऊदी अरब के प्रिंस के साथ उनकी जो बातचीत की तस्वीरें आई, जिस तरह से ईरान के, चुटकी ले ली थी, ये बड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़ा शानदार है। जो यहाँ वाले तो वैसे ही नाखून कटा के शहीद बने हैं, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। लेकिन वो जो एक अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को बदला। और देखिए, एक बात समझिए, बार बार ये कहा जाता है कि यूएन का विकल्प, कोई विकल्प बनना बनाना ऐसे नहीं होता है, लेकिन
अगर मान लीजिए कि ब्रिक्स समिट में दुनिया के बड़े देश, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी वाले देश, लगभग 35-40% अर्थव्यवस्था यही देश काबू करते हैं, इनके कंट्रोल में है, अगर वो कुछ तय करेंगे तो उसका मतलब होगा, अगर ब्रिक्स देशों की अपनी एक करेंसी आ जाएगी तो उसका एक मतलब होगा, डॉलर डोमिनेंस खत्म होगा। अगर ब्रिक्स देश एक दूसरे के साथ उनकी करेंसी में ट्रेड करने लगेंगे तो उसका मतलब होगा। अगर किसी देश में कोई दूसरा देश वहां कोई काम कर रहा है और उसी देश की मुद्रा के साथ, या जिसको हम कहें कि पुराना वाला बार्टर सिस्टम, वो लेके आते हैं तो कमाल होगा। और इससे क्या होगा, जो वेस्ट पर डोमिनेंस है, वेस्ट डोमिनेंस है, वो खत्म होकर इधर शिफ्ट होगा। अब इसमें थोड़ी सी मुश्किल है, चीन पर भरोसा हमें न तो करना चाहिए, न वो करने लायक देश है, बेहद बेईमान नियत का, चूंकि वहां सीसीपी है, अकेली पार्टी है, कहने को वन पार्टी डेमोक्रेसी है, लेकिन वो डिक्टेटरशिप है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां लेकर आए, और इसमें व्लादिमीर पुतिन अभी जिस टैंगो में फंसे हुए हैं, उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नहीं, बिल्कुल। और ये एक बात समझनी होगी, जो बात कही कि 40% अर्थव्यवस्था वाली बात और लगभग 60% आबादी बिल्कुल वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो दोनों ही चीज़ें किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर एक संतुलन कायम करती है, मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है। और जो भारत की जो भूमिका की बात है ना, वो कैसे महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। बहुत स्टैंड ऑफ हमारा चल रहा है चाइना के साथ में, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो व्यापार हैं, व्यापारिक संबंध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। $101 बिलियन के करीब हम उनसे व्यापार कर रहे हैं, और उसको लेकर हमारी कुछ चिंताएं भी हैं कि उसका थोड़ा संतुलन बनाया जाए, वो अलग बात है। लेकिन जिनपिंग को भी पता है कि भारत जैसा बाजार चाहिए, तो वो भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि एक शब्द इस्तेमाल करते थे मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि जो है कॉशियस ट्रस्टशिप होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा सतर्कता के साथ। तो चाइना के साथ तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और जो बात आपने कही ना कि चाइना पीछे नहीं हटता, मुझे बहुत ठीक से याद है हर्षवर्धन, सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, उनसे मैंने पूछा था, तो उसके बाद उनसे जब बात होने लगी तो उन्होंने चाइना का एक उदाहरण दिया। उन्होंने बोले, इनके यहाँ से कहा गया कि अगर आप उस पर बात करते हैं अरुणाचल पर, तो हम तिब्बत की बात करेंगे। वो मीटिंग से उठ गए और बोले इसको हम हॉस्टाइलिटी मानेंगे। मतलब इस तरीके से वो राजनीति करते थे, इस तरीके से कूटनीति करते थे। तो आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में तो इससे हम झूला नहीं झुला रहे हैं, जो मिरर वाली जो बात हो रही ना, कि सामने बिल्कुल खड़ा कर दिया गया है, व्यक्ति के सामने व्यक्ति और अस्त्र के सामने अस्त्र। तो ये आसान काम नहीं था। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब वहां पर हम बना पाए तो हो पाया, तो ये जो है असंभव को जो संभव करने वाला काम हुआ है, इसको मानना पड़ेगा। और एक बात और, रशिया में होना ये और महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैसे तो हम अमेरिका और तमाम जगहों से बहुत सारे इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन खास तौर से जो LAC पे जो हमारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, वो ज़्यादातर जो है रशियन मेड है। नहीं देखिए, ये तो कमाल का है, ऐसी फाइन बैलेंसिंग तो शायद ही कभी दुनिया के किसी देश के राजनयिक ने की हो। आप अमेरिका के सबसे अच्छे दोस्त हैं, अमेरिका के व्हाइट हाउस में आपको 2-2 बार जो प्रेसिडेंट डिनर होता है उसमें आपको बुलाया जाता है, आप बाकायदा उनकी सीनेट को संबोधित करते हैं, और वहां पर स्टैंडिंग ओवेशन कितनी बार मिलता है उसकी गिनती करना कठिन होता है। फिर जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर आप क्वाड बनाते हैं कि चीन को काउंटर करना है। आप रशिया के साथ सस्ता तेल लेते हैं, रशिया के साथ डिफेंस डील करते हैं। चीन के साथ आपके जो व्यापारिक रिश्ते हैं, और उन व्यापारिक रिश्तों में, जैसे एक छोटा सा आंकड़ा मैं बताऊं, मैं इसका जिक्र करता हूं, 4 साल पहले तक भारत में जितने एयर कंडीशनर बनते थे उन सब में लगने वाला कंप्रेसर चाइना से बनता है। आज 70 से 80%, यानी 100 AC बिक रहे हैं, तो 70 से 80 AC में भारत में बना हुआ कंप्रेसर लगा हुआ है। ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है ये बहुत बड़ा है, और अभी चूंकि जब हम बड़ी इकोनॉमी होते हैं, 1.5-2 लाख करोड़ डॉलर से जब हम 3.7 ट्रिलियन डॉलर के हैं, तो जाहिर है कि उसका फर्क पड़ेगा। लेकिन जो ग्रोथ है, जिसको CAGR कहते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, उसमें हम बेहतरी की तरफ गए हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में, जिसको हम PLI स्कीम के जरिए, दूसरी स्कीम्स के जरिए जो कंपनियां आ रही हैं वो चीन, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग है वो या तो चाइना होगी या फिर भारत होगी। और बिल्कुल, अब इस विषय से थोड़ा आगे बढ़ते हुए, लेकिन इस टिप्पणी के साथ में, चाइना को लेकर बहुत सारी बातें हिंदुस्तान में विपक्षी दल कहते रहे हैं। वो पता नहीं कैसे भूल जाते रहे हैं कि जब वो चाइना को ज़्यादा शक्तिशाली बता रहे होते तो अपने आप को शक्तिशाली नहीं बता रहे होते थे। जो भारत का मित्र देश उस तरीके से नहीं है, जो हमारे लिए खतरा बना हुआ है, उसके पीछे खड़े हुए आप जब दिखाई पड़ते हैं तो आप अपनी क्या छवि बना रहे होते हैं। लेकिन खैर, मुझे लगता है कि उनको लाइन तब जोड़ दूं,
शी जिनपिंग भी पहली बार थोड़ा हंसते मुस्कुराते या कहें कि उसकी कोशिश करते दिखे। ऐसे तो तब भी नहीं मुस्कुराए थे जब 2008 में कांग्रेस के साथ कोई एमओयू वगैरह हो गया था। तब भी नहीं मुस्कुराए थे ऐसे, तो वो भी लोगों को याद रहना चाहिए। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि जब भारत जैसा, भाई अब 5वीं अर्थव्यवस्था है, 3री अर्थव्यवस्था अगर हम होने वाले हैं उनके बाद, तो सबको पता है कि हमारी जेब में पैसा है, हमारे पास पुरुषार्थ है और हमारे पास आंखों में आंखें डालकर बात करने का हुनर है, हौसला है, तो निश्चित तौर पर दुनिया जो है अपने आगे होगी। और हम किसी को झुकाने नहीं निकले, लेकिन समानता का दर्जा कैसे हमें व्यवहार करना है वो हम कर रहे हैं। और रशिया के साथ तेल लेकर जिस तरीके से हमने वेस्टर्न कंट्रीज को जवाब दिया, ये उसका उदाहरण है। तो लगातार मुझे लगता है कि ये बात नरेंद्र मोदी की भी है और ये बात उससे ज्यादा भारत की है कि भारत ये कर पा रहा है। ये करना हर भारतीय के लिए उसका गौरव, आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए और हमारी सुरक्षा और आर्थिक अभिरक्षा सबके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ में हर्षवर्धन एक चिंता का विषय है और उसमें मुझे लगता है कि पता नहीं कनाडा को क्या हो गया है। और कनाडा क्या, खासतौर से जस्टिन ट्रूडो, उनको लगता है कि कुछ दुमछल्ले जो हैं वहाँ पर, मैं उनको दुमछल्ले ही कहूँगा, जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, वो जिस तरीके से भारत को आंखें दिखाना चाहते थे और उनको लगता था कि एक मीडिया में एक इस तरीके का गढ़ा जाए नैरेटिव जिसके बाद भारत को आप बैक फुट पे धकेल लेंगे। उसके बाद आप देखिए जस्टिन ट्रूडो की हालत वहां पर क्या हो गई है, लगातार एक्सपोजर। और देखिए हद तो ये हो गई कि गोल्डी बरार जैसे आतंकवादी को जो है कनाडा ने अपनी मोस्ट वांटेड की सूची से हटा दिया है। क्या करना चाहता ट्रूडो? ये बार बार ये दिख रहा है और मैं तो कहता हूँ, देखिए कनाडा का पप्पू है। वहां की संसद में विपक्ष के नेता ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ट्रूडो ने, ब्रोकनिस्ट। अब ब्रोकनिस्ट कोई शब्द ही नहीं है अंग्रेजी, लेकिन ब्रोकनिस्ट शब्द इस्तेमाल किया। तो वहां के विपक्ष के नेता ने कहा कि जो आदमी अंग्रेजी को भी तोड़ दे रहा है वो कुछ भी कर सकता है, तो वो अपने देश को तोड़ है। सही है। और जो मुझे लगता है कि हमारे जो हाई कमिश्नर संजय वर्मा थे, उन्होंने जो बात कही, आंकड़ों में कही है कि बमुश्किल 5-10 हजार लोग होंगे जो खालिस्तानी उस तरह से होंगे। ठीक है, उनके पीछे कुछ लोग खड़े होंगे, 1,50,000 लोग, लेकिन 8 लाख जो सिख आबादी है वो भारतीय है, पूरी तरह से उसी विचार को रखती है। ये लोग जिस तरह से खालिस्तानी, सो कॉल्ड खालिस्तानी, उसको इन कनाडाई और अमेरिकी आतंकवादियों ने जिस तरह से धंधा बना रखा है, उस पर भी रोक लगाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि उस पर बड़ी चोट भारत सरकार पहुंचा रही है। ट्रूडो का संकट यह है कि उनके अपने देश में जो चुनाव होने जा रहा है, उनकी अपनी पार्टी बहुत बुरे हाल में है। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप अभी भी उनके समर्थन से चल रहे हैं, समर्थन से। तो अब उनको जो लिबरल पार्टी, जो उनकी अपनी पार्टी है, उसके सांसद कह रहे हैं कि भैया ट्रूडो तुम कुर्सी से उतरो, क्योंकि तुम रहोगे तो अगले चुनाव में तो हमारा कोई पुरसा हाल नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल कहें तो कनाडा को, अमेरिका को भारत ने आतंकवाद के मसले पर, क्योंकि अगर उसकी जमीन पर आतंकवादी हैं तो वो कनाडाई और अमेरिकी आतंकवादी हैं, और उनको ठीक से चिन्हित करके दुनिया के सामने बेनकाब किया है। बिल्कुल, इनको मैं खालिस्तानी आतंकवादी नहीं कह सकता, वो कनाडाई या अमेरिकी आतंकवादी हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं वहीं पर जन्म ले रही है। और खालिस्तान से इतना प्रेम है कनाडा को तो बना ली, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। ये वरिंदर सिंह बिट्टा है ना, जो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आपको बहुत प्यार है खालिस्तान से, बना लो ना अपने आप, हम चाहते ही नहीं है। अगर रेफरेंडम वहां हो रहा है तो वहीं न बनेगा। वही तो, वो शहर तय करें कि कौन से देश में, वहां जमीन तो काफी खाली है, कहीं कहीं बना दें अपना, क्या दिक्कत है। और मुझे लगता है जिस तरीके से ये लोग बिल्कुल एक्सपोज होकर सामने आए हैं, उसके बाद बहुत कुछ भारत ने अपना काम कर लिया है। 90% काम हो गया और बाकी काम चुनाव के बाद वहां पर भी हो जाएगा। लेकिन अब आते हैं थोड़ा भारत में, चूंकि राष्ट्र में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, और महाराष्ट्र की सियासत हम लोग अक्सर जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि काफ़ी दिलचस्प है। और वहाँ पर जो पावर पॉलिटिक्स है, उसमें जो पवार का जो गेम है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसमें कैसे चाचा ने इस बार भतीजे को, यानी शरद पवार ने अजीत पवार को पटकनी देने के लिए उनके ही भतीजे को उनके सामने खड़ा कर दिया है। इससे ये तो तय हो गया कि जो अभी तक कहा जा रहा था नहीं कि वो मुंह अंधेरे कोई शरद पवार की रणनीति थी, कोई रणनीति नहीं थी। उस वक्त अजीत पवार विधायक नहीं जुटा पाए, डर के मारे बैक कर गए। लेकिन अब अजीत पवार सिर्फ और सिर्फ अमित शाह की सुन रहे हैं। और शरद पवार ने तय किया है कि जैसे बारामती में सुनेत्रा और सुप्रिया के में सुप्रिया जीती, इस बार वो युगेंद्र पवार को लड़ाकर वही करना चाह रहे हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। नहीं, इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि श्रीनिवास पवार, जो योगेंद्र पवार के जो पिताजी हैं, वो पूरी फैमिली वो सुप्रिया सुले के साथ जुड़ी हुई थी। अच्छा, सुनेत्रा पवार पॉलिटिक्स में नहीं थी हर्षवर्धन, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और अब चुनाव दादा का है, दादा वहाँ अजीत पवार है,
ये ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, और ये बार बार जब हम लोग भी ये कहते थे तो भाजपा के नेता बार बार हमसे ये बात कह रहे हैं कि लोकसभा में भले अजीत पवार काम नहीं आए। अच्छा, उसको आप देखिए अगर ध्यान से तो उनके जो नेता हैं कम से कम 10-12 विधायक तो ऐसे हैं, जो मंत्री हैं, जो बड़े नेता हैं, जो अपनी सीट तो जीतेंगे ही जीतेंगे, उसमें तो कोई भ्रम नहीं दिखता। ठीक है, शरद पवार उनके सामने जरूर करीब ऐसी 1 दर्जन से अधिक सीटें हैं जहां एनसीपी बनाम एनसीपी होगा, और मुझे लगता है कि वो अजीत पवार के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा। दरअसल अजीत पवार की पॉलिटिक्स आर या पार, कुल मिलाकर शरद पवार की कोशिश ठीक वही है कि किसी भी तरीके से पवार को, अजीत पवार को पवार फैमिली में पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाए। अगर आप देखें तो सुप्रिया सुले तो चलो उनकी बेटी ही है, लेकिन जयंत पाटिल भी उनके रिश्तेदार हैं, उनको पहले आगे बढ़ाया। अब उसके बाद दूसरा जो अजीत पवार के जो सगे भाई हैं उनके बेटे को वहां पर ले आए हैं। तो कुल मिला के शरद पवार तो देखो अपनी अखाड़ेबाजी से, सियासी अखाड़ेबाज वो हैं ही तगड़े, उससे बाज नहीं आ रहे हैं। और देखिए इसमें उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने जो इंडी गठबंधन है या जो महाअघाड़ी है उसमें भी खेल कर दिया। 85 सीटें। अब भाई साहब कल्पना करिए आप यार कि सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ मिला, जिसको कहते हैं ना कि वो क्या है, बंदरों की लड़ाई में बिल्ली का फायदा, ऐसे ही कहते हैं ना, यही वाला है। बिल्ली की लड़ाई में बंदर, बिल्ली की लड़ाई में बंदर का फायदा। अच्छा देखिए आप, तो बिल्ली की लड़ाई में बंदर का फायदा हो गया, तो बिल्ली की लड़ाई में बंदर का फायदा तो एक मतलब कहावत है। लेकिन वहां अगर आप सोचिए, हाँ छरसा मत ले लीजिएगा, समझ गए ना आप। अभी क्लेरिफाई करे दे रहे हैं शरद पवार जिनकी कोई हैसियत नहीं है पूरे महाराष्ट्र में, सही बात है, पश्चिमी महाराष्ट्र की पार्टी, वो पार्टी पूरे प्रदेश का जिम्मा लेकर घूम रही है। और जो कांग्रेस पार्टी पैन महाराष्ट्र पार्टी थी वो 85 सीट पर आ गई। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ते थे वो भी 85 पर आ गए। और अब तो मतलब ये लग रहा है कि जो लड़ाई जो होनी थी वो पहले ही हार की तरफ है, क्योंकि संजय राउत कह रहे थे कि हम तो सेंचुरी मारेंगे। अब अगर सेंचुरी आपको लड़ने को ही नहीं मिल रहा है तो मारिएगा कहां से? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आप देखिए कि बाबा सिद्दीकी के बेटे ईशान सिद्दीकी को वो तुरंत आ गया एनसीपी में, वो एनडीए का हिस्सा बन गया। अब कुल मिलाकर जो तमाम चीज़ें चल रही थी, तो उस समय जो हम लोग चर्चा कर रहे थे जिसमें आपने सख्त आपत्ति भी जताई थी कि कैसे मदरसा शिक्षकों का जो वेतन इस तरीके से बढ़ाया गया, हालांकि वो तुष्टीकरण की राजनीति है, लेकिन ये जो खेल हुआ है ईशान सिद्दीकी को लाकर एक तरीके से वोटों को पोलराइज करने की कोशिश तो की है। देखिए इसमें अजीत पवार अपना वोट तो करेंगे ना। हसन मुशर्रफ उनकी पार्टी से हैं, ईशान सिद्दीकी उनकी पार्टी से हैं, उनकी पार्टी का मुसलमानों में अच्छा खासा आधार है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखिए तो कैसे रणनीतिक तौर पर ये लोग चल रहे हैं। नवाब मलिक को भाजपा ने साफ कह दिया था, देवेंद्र फडणवीस ने चिट्ठी लिखी थी, नवाब मलिक पब्लिक में नहीं दिखते। अब अणुशक्ति नगर जो उनकी सीट है तो बांद्रा पूर्व में दे दिया ईशान सिद्दीकी को, उनके पिता की सीट थी, फिर उनकी सीट थी, अभी वो विधायक है। और अणुशक्ति नगर में उनकी बेटी को दे दिया नवाब मलिक। तो एक तरह से कहें जो गुरुवार की रात जो अमित शाह 4 घंटे बैठे, उस 4 घंटे ने बड़ा काम किया। मतलब बड़ा कमाल चल रहा है। मोदी जी अंतरराष्ट्रीय बैलेंसिंग कर रहे हैं और अमित शाह जो है पॉलिटिकल बैलेंसिंग करने में जुटे पड़े। ये दोनों क्या करना चाहते हैं भाई? ये दोनों मिलकर, और कई बार हम लोग बात भी करते हैं ना कि आजकल लगता है कि मोदी जी चूंकि अब पूरी तरह से इंटरनेशनल फ्रंट पे बैटिंग कर रहे हैं और नेशनल फ्रंट पूरी तरह से वो अमित शाह को दे दिया। और सचमुच ये कमाल की बात है। देखिए अब जब आप चूंकि ये कह रहे हैं तो हालांकि उससे सीधे नहीं जुड़ा है, वहां कुछ होना भी नहीं, फिर भी बड़ी मुस्कुराती हुई तस्वीरें अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ उमर अब्दुल्ला की आई हैं, तो थोड़ा सा उसको भी इसमें डाल दीजिए ना। नहीं, बिल्कुल डालना जरूरी इसलिए क्योंकि ये जो मुस्कुराती हुई तस्वीर है ना, ये भारत के लोकतंत्र की मुस्कुराती हुई तस्वीर है। ये उस शाह धब्बे में जो 370-35 का जो वहां पर पूरा जो बादल छाया हुआ था, वो हटने के बाद जो एक लोकतंत्र का सूरज चमक कर आया घाटी में, उसकी तस्वीर है। ये सफलता है उस भारतीय जिजीविसा की, उस लोकतंत्र की शक्ति की, जहां पर मतदान हुआ और उसके बाद कौन जीतता कौन हारता, हिंदुस्तानी जीता, हिंदुस्तान के संविधान पर शपथ ली गई है। ये महत्वपूर्ण मुझे लगता है। ये तस्वीर मुस्कुराती हुई, इसको फ्रेम करनी चाहिए। नहीं, फ्रेम करनी चाहिए। और देखिए उधर तो तस्वीरें मुस्कुराने वाली हैं, दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ सोचिए आप कि अभी भी तीनों पार्टियों के बीच में महाविकास अघाड़ी की ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। मुख्यमंत्री उन्होंने ऐलान नहीं किया। यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई शिंदे मुख्यमंत्री हैं तो हमारा तो मुख्यमंत्री है ही है, हम ऐलान करें ना करें वो तो उसके बाद तय करेंगे। तो मुझे लगता है कि महायुति और महाविकास अघाड़ी में जो बेसिक डिफरेंस हो गया है कि इधर एक बीजेपी धुरी बनी है, उसके अगल बगल दो उसके कह लीजिए शरीर है तो उसके 2 बाजू हो गए, बायां बाजू दायां बाजू। बिल्कुल, उधर वो स्वीकार करने को तैयार नहीं। दरअसल हो क्या रहा है कि
मैंने जब आपसे कहा था तो आपने उस पर थोड़ा सा, हम 2 हफ्ते पहले जब चर्चा कर रहे तो मैंने कहा था कि ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, वहां पर मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई चल रही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये आपने को कहा लेकर था चल रहा था, याद करिए। हाँ। तो वो फर्क साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि शिंदे को भी पता है, अजीत पवार को भी पता है, फडणवीस को भी पता है कि भाई सत्ता रहना जरूरी है, बाकी सत्ता चली जाएगी तो मुख्यमंत्री तो वैसे ही नहीं होगा हमारा, तो पहले सत्ता आनी चाहिए। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद दूध का जरा छाछ फूंक कर पी रहा है, और बीजेपी उसी तरीके से पूरी एक सोशल इंजीनियरिंग कर रही है और एक एक सीट पर उसी तरीके से काम हो रहा है। और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जिस तरीके से वहां पर जुटा है उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, उस पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ में हमें लगता है कि हर्षवर्धन, अब झारखंड पर भी चर्चा करना जरूरी है। देखिए झारखंड भी बड़ा रोचक है, सीटें सब घोषित हो गई और जो एक चिंता हम लोग जताते थे कि भाजपा के नेता जो आदिवासी नेता भी हैं वो आदिवासी सीटों से नहीं लड़ रहे, अब उसका रास्ता भाजपा ने निकाल लिया। चंपई सोरेन और उनके बेटे दोनों लड़ रहे हैं, वो उनकी मधु कोड़ा की पत्नी वो लड़ रही हैं, वो उनकी जो शिबू सोरेन की बहू हैं सीता सोरेन वो लड़ रही हैं। मतलब एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोरी थी कि आदिवासी सीटों पर आदिवासी इलाके में क्या करें, वहां के लिए वो रास्ता निकाला। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत विश्व शर्मा जैसे कुशल कारीगर भी हैं, और संगठन के लिहाज से देखें तो प्रभारी के तौर पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तो एक तरह से बड़ा जबरदस्त तरीके से नट बोल्ट टाइट करके रखा है और वो दिख भी रहा है। हालांकि कई बार होता है कि उसमें ज्यादा ताकतवर लोग हों तो संघर्ष भी होता हुआ दिखता है, तो अब वो कितना संघर्ष हो भाजपा के लोग वहां के बता रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल जिसको कहे तो भाजपा ने अपनी कमजोरी से उभरने की कोशिश की। और उधर से खबर ये आई राहुल गांधी तेजस्वी एक ही होटल में रहे लेकिन सीट का बंटवारा नहीं कर पाए। अब सुन रहे हैं कि सहमति तो बन गई लेकिन थोड़ी सी खलिश रह गई है। नहीं, खलिश रह गई। और दूसरी बात है कि जनता के बीच में ये संदेश जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब खासतौर से आप गठबंधन में हो हर्षवर्धन, क्योंकि गठबंधन में वोट आपको ट्रांसफर भी कराना होता है। और अगर आपके बीच में कुछ थोड़ी सी खलिश बाकी रह गई है और कहीं ना कहीं अगर आप में कहीं दर्द है तो वो जनता जो कंफ्यूज होती है, आपका जो वोटर कंफ्यूज होता है, वो फिर कहीं ना कहीं छिटकता है। तो मुझे लगता है इसीलिए राजेश्वर मुझे लगता है कि आपकी बात जो कंफ्यूजन न रहे तो अखिलेश यादव ने कहा कंफ्यूजन खत्म करो। हाँ, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूं, बीजेपी ने जो हिंदुत्व वाली कट्टर जो लाइन ली है, झारखंड में जिस तरीके से डेमोग्राफी बदली और रविवार की बजाय शुक्रवार को जुमे की नमाज पर स्कूलों में छुट्टी होने की बात हुई, वो मुद्दा वहां पर हेमंत विश्व शर्मा ने उठा दिया और साफ साफ कह दिया कि ये दूसरा असम बनाने की कोशिश है। तो वहां पर तो क्रिश्चियन मिशनरी के धर्मांतरण की खबरें आती थी, नक्सलवाद की खबरें आती थी, लेकिन ये तो लैंड जिहाद और लव जिहाद, ये जो शब्द अलग ही स्थिति वहाँ जो परंपरा है ना कि आदिवासी जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, तो उनका विवाह होता है तो वहाँ घर जमाई होते हैं। ये कई आदिवासी समाज में परंपरा है। अब जो भाग के आया है कोई रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, तो उसको तो घर ही तो चाहिए, वो ले लिया, तो वो तो तैयार बैठा हुआ है। और मुझे लगता है कि एक बड़ी समस्या है आदिवासी लड़की जमाई मुसलमान, ये बहुत गंभीर समस्या है। भारतीय जनता पार्टी इस पे हमला कर रही, और हेमंत विश्व शर्मा जैसा आदमी है जो असम में भी एक तरह से कहें कि उसी लड़ाई को लड़ता हुआ आगे बढ़ा है, मियाँ समिया उनका नारा हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत जिसको कहें कि महत्वपूर्ण होगा। चंपई सोरेन और दूसरे आदिवासी नेता वो होंगे, उनकी बात जब इसके साथ जुड़ेगी तो ज्यादा वो प्रभाव डालेगी। हाँ, क्योंकि जब आप पीडीए की बात करते हैं ना, तो उसमें आदिवासियों की बात छोड़ के अगर पूरी अल्पसंख्यक की बात होने लग गई तो वहां का जो मूल निवासी है, आदिवासी, उसकी अस्मिता, उसकी पहचान, उसका अस्तित्व, उसके अधिकार, क्या उस पर कौन बोल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और बाकी अब उसके बाद जो आप बोल रहे थे कि नहीं, तो कंफ्यूजन दूर होना चाहिए ना। बिल्कुल, अच्छा बढ़िया है ना, काहे को भाई, ठीक तो है, दूर तो कर दिया कंफ्यूजन, अखिलेश ने कंफ्यूजन दूर तो कर दिया। तो अखिलेश ने कंफ्यूजन नहीं दूर किया, अखिलेश ने राहुल गांधी की इज्जत बचाई है। आप लोग अखिलेश को बेवजह मत कहिएगा, अखिलेश ने राहुल गांधी की इज्जत बचा दी, नहीं तो फिर हारते, फिर जननायक बेचारे खतरे में पड़ जाते, पूरी आईटी सेल, पूरे उनके नेता, वो जो अच्छा सब हैं हारने वाले ही नेता, ये भी कमाल है। कांग्रेस की जितनी रणनीति बनाने वाले नेता हैं, जितने सोशल मीडिया फलाना ढमाका, वो सब हारने वाले नेता हैं, लेकिन वो जननायक बनाने में लगे रहते हैं। अब सोचिए लोकसभा चुनाव के बाद जननायक का थोड़ा सा मामला बढ़ा था, 54 से 99, हरियाणा हार गए। मातूराम की जलेबी भी, अब कहाँ फैक्ट्री तो बन नहीं रही है, मातूराम ने खुद ही कह दिया उनके परिवार के लोगों ने कि जलेबी फैक्ट्री में तो बनती नहीं, शीरा गायब हो गया, सब गड़बड़ा गया, शीरा ही गायब हो गया। जलेबी सिर्फ घूमती रहेगी, उसके अंदर शीरा गया नहीं। बाद में ये लोग सिरिंज लिए फिरते रह गए कि उसमें सिरिंज से डालेंगे शीरा, और वो जो है बीजेपी खा गई, उसने डाला चाशनी में। ये सब कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं तो आप अखिलेश जी को बधाई देंगे या क्या कहेंगे इस पर?
पर क्या आप कहेंगे जो अखिलेश जी ने कहा कि खत्म करो ये झंझट की, कहीं हाथ रहेगा कहीं साइकिल, सिर्फ साइकिल? नहीं, अखिलेश जी ने बताया कि भैया कुल मिला के जो है तुम जहां जिस लायक हो उस लायक हम तुमको दिए दे रहे हैं। कुल मिला के 7 तुम्हारी हो गई थी सीटें इसलिए क्योंकि हमने आपको समर्थन दिया था। हरियाणा में आपने अपनी एक तरीके से जो गठबंधन तोड़ दिया। अब अखिलेश के पास वो अपर हैंड था कि भाई यहाँ पर हम हैं, और जैसे ही हरियाणा के नतीजे आए अखिलेश ने तुरंत सीटें घोषित कर दी, और देने की बात भी उन सीटों की जो आज तक कोई जीता ही नहीं कभी कांग्रेस का, गाजियाबाद वाली जिसकी हम बात कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ तय है कि कांग्रेस का जो थोड़ा बढ़ता हुआ जो इकबाल जो उत्तर प्रदेश में था, लड़ते तो कम से कम लड़ते तो सही, अब तो लड़ाई से ही गायब है नहीं, और हर्षवर्धन। उनके वर्कर दुखी हैं, सपा बसपा सपा, और अब पूरी तरह सीटें ही छोड़ देना, बेचारा वो लड़ेगा कहाँ? और क्या आप कांग्रेस का कार्यकर्ता जो भी 1%, आधा % 2% जो भी होगा, क्या वो जाके साइकिल पर वोट दिया पाएगा? नहीं, वो तो जो लड़की है लड़ सकती थी, वो तो वायनाड लड़ने पहुंच गई। नहीं, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि अब आपने तुरंत फिर गंभीर मसला कर दिया। हाँ, एक तरफ अखिलेश जी इज्जत बचाने का अवसर दे रहे थे, अब आप ये जो कह रहे हैं इसको आप तो फिर इज्जत बचाना कहेंगे? सीरियसली आप इज्जत बचाना मानते हैं इसको? मुझे तो लगता है कि उन्होंने मतलब पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया कि आपके पास कुछ है ही नहीं। नहीं, लेकिन राहुल जी की इज्जत तो बच गई ना। अब लड़ेंगे नहीं तो हारेंगे नहीं तो आप कैसे करेंगे? तो इज्जत मतलब कुल मिला के जो लड़ने से ही भाग गए, आपको लड़ने लायक ही नहीं समझा गया, तो इज्जत कैसे हुई? नहीं, मुझे लगता है उन्होंने बड़ा दिल दिखाया कि नहीं अब हम नहीं लड़ेंगे। अच्छा, जैसे अखिलेश ने बड़ा दिल हरियाणा में दिखाया था, हैं? तो ये बड़े दिल का मामला था। दरअसल ये कोट अनकोट वाले बड़े दिल हैं, इसको आप समझ लीजिए। लेकिन अब ये बताइए, उत्तर प्रदेश में तो राहुल जी की इज्जत बच जाएगी। अब जो मैंने देखा उस दिन, जिस तरह से प्रियंका के वायनाड जाने पर कांग्रेस का बड़ा वर्ग वो एकदम से इंदिरा जी की शक्ल, इंदिरा जी जैसी नाक, इंदिरा जी जैसे बाल, तो क्या मतलब कुछ कांग्रेस पार्टी की विद इन कांग्रेस कुछ नया शुरू होने वाला है क्या? रॉबर्ट भाई भी बहुत खुश। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा की तो आपने अच्छा नाम ले लिया, मैं लेने ही वाला था। उन्होंने कहा भैया सबको दिए दे रहे हो, हमको काहे छोड़े दे रहे हो? जाना हम चाहते थे संसद और दे दिया पत्नी को, अब तो हमको दे दो। अब हमें लगता है कि भाजपा को थोड़ी कृपा करनी चाहिए, किसी सहयोगी से उनको दिलवा देना चाहिए टिकट। खैर, जो के पार्ट जो आपने सवाल उठाया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक तो वो जो खिड़की से ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे झांक रहे थे ना, वो फोटो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और ये देखिए तय है हर्षवर्धन, ये सच है कि 5 चुनाव जीत चुके हैं 3 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से राहुल गांधी। प्रियंका गांधी चुनाव लड़वाती रह गई माँ और भाई को, लेकिन अब जब वो वहां पर गई हैं तो भले ही राहुल गांधी बैठेंगे आगे और प्रियंका गांधी बैठेंगे पीछे, वो दरअसल उनकी हैसियत का भी अंतर होगा राजनीति में, लेकिन फिर भी संसद में ठीक वैसे ही होता है जैसे जो क्रिकेट की टीम होती है ना, तो आपने पहले नंबर पर बैटिंग अच्छी की या 9वें नंबर पर बैटिंग अच्छी की। और अगर प्रियंका गांधी वहां पर गई, और मैं आपको बताऊं भले ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में कोई मनमुटाव ना हो, भले ही ना हो, लेकिन लोग जो जुड़ते हैं ना हर्षवर्धन, उनके बीच में होता है। और इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल तो प्रमोद कृष्णन है ही, और मैं पंकज शंकर, ऐसे तमाम नाम ले सकता हूं जो प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते थे, आज की तारीख में सब पार्टी से बाहर हैं। और अभी भी एक बड़ा वर्ग है जो प्रियंका गांधी के साथ जुड़ाव महसूस करता है। और प्रियंका गांधी चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, सब जगह वो प्रियंका गांधी से ही बात करते थे। तो मुझे लगता है कि संसदीय राजनीति में जब प्रियंका आई हैं तो गाहे बगाहे भाई बहन में कंपैरिजन होगा ही होगा। नहीं, होगा ही। संसद में किसी विषय पर बोलेंगे उस पर बात होगी, कितना कौन बोल पाया उस पर बात होगी। लेकिन मतलब प्रियंका का वो कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड तो रहा नहीं है। उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई थी तो आधी रह गई थी सीटें, भाई आधे प्रदेश में थी 2 सीटें थी, अमेठी रायबरेली एक ही रह गई थी, और कहीं भी कोई उनके अगुवाई में कोई बहुत बड़ा काम हो गया है तो नहीं। हाँ, ये जरूर है कि ये माना जाता है कि कांग्रेस में कम से कम वो बातचीत कुछ और लोगों से कर लेती हैं, ये एक बात कही है। इसके अलावा कुछ आपको दिखता है क्या? नहीं, देखिए फिर तो राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा कद्दू में तीर मार दिया है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। नहीं, लेकिन राहुल गांधी कम से कम आप उसको भारत जोड़ो यात्रा कहें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहें, लगातार वो कोशिश करते रहे, संगठन में बदलाव की कोशिश करते रहे। कितना परिणाम आ पाए वो अलग बात है, लेकिन लगातार जूझ रहे हैं। प्रियंका ने क्या किया? तो ये तो जूझना ऐसा नहीं लग रहा कि पोल पर चढ़ते और उतरते रहना हो गया। किया क्या पार्टी का? सवाल ये नहीं कि आपने क्या किया। ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड की आपने बहस छिड़ाई, पूरी पार्टी खत्म करके रख दी। और आपने जिस तरीके से झोला छापों के हाथ में और तमाम जो वामपंथी विचारधारा के हाथ के लोगों में जो पूरी पार्टी आपने दे दी, ये क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? आपने प्रियंका गांधी के साथ भी एक ऐसे शख्स को लगा दिया, संदीप सिंह नाम को, मैं नाम लेकर कह रहा हूं, कि जो आपको झंडा दिखा रहा था जेएनयू में और जो काला झंडा दिखा रहा था, आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। तो आपने किया क्या कि इन झोला छापों के साथ में पूरी पार्टी को दे दिया। और ये शब्द मेरे नहीं है हर्षवर्धन,
मैंने कांग्रेस लंबे समय तक कवर की है, जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और जो उभरते हुए नेता हैं, उनके शब्द हैं कि किस तरीके से राहुल ने असली लड़ाई ये लड़ी है कि किस तरीके से सारे ओल्ड गार्ड को बाहर करके जो G22 या जो सब चीज़ें बन रही थी, जो ग्रुप 24 वगैरह सब बना था, वो सब उसी का नतीजा था। राहुल गांधी ने उस पार्टी को नष्ट किया, प्रियंका ने अभी नष्ट नहीं किया कम से कम, क्योंकि प्रियंका के हाथ में पावर नहीं थे। और बाकी ये बात मैं आपसे सहमत हूं, प्रियंका का भी ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा नुकसान करने की आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने किया, क्योंकि पावर ज़्यादा उनके पास थी। देखिए, राजकिशोर बुलंद भारत टीवी पर प्रियंका गांधी के साथ खड़े हो गए। नहीं, मैं प्रियंका के साथ नहीं अब खड़ा आप आगे हूं। सोचिए, अभी नॉमिनेशन हुआ है, अभी जब वो संसद में आ जाएंगी तो ऐसे ढेर सारे पत्रकार, कोई राहुल गांधी को बता रहा होगा, कोई प्रियंका को बता रहा होगा। अब कितना भी साथ में एक दूसरे के साथ भाई बहन कहें कि हम तो बड़ा प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन जब नॉमिनेशन में प्रियंका का वो भाषण है तो मुझे लगता है कि देश को सुनना चाहिए कि मैं 17 वर्ष की थी जब पहली बार कैंपेनिंग करने गई थी। मैंने पिता के लिए, माँ के लिए, भाई के लिए, किशोरी लाल जी के लिए, सबके लिए कैंपेन की। अपने लिए पहली बार वोट मांगने आ रही हूँ। उस आवाज़ में पीड़ा थी, दर्द था। अब वो दर्द क्या किस तरह से निकलेगा, और कांग्रेस के भीतर एक तो सवाल खड़ा होगा ना भाई, 20 साल से राहुल गांधी को खड़ा करने की कोशिश हो रही है, तो क्या पार्टी के भीतर, परिवार के भीतर कुछ ऐसा होगा या कुछ आगे बात बढ़ेगी? अब ये तो देखने की बात नहीं, आप हर्षवर्धन जो बात आपने कही ना, इससे बस एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूँगा। संगठन महामंत्री होते हैं जनार्दन द्विवेदी, मीडिया विभाग के चेयरमैन, कांग्रेस के दिग्गज नेता, जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों लोग को हिंदी पढ़ाते थे, सिखाते थे, हिंदी में भाषण देना उन्होंने सिखाया, पता ही होगा आपको। उन जनार्दन द्विवेदी का साक्षात्कार किया था ने, उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी प्रियंका गांधी में अपना अक्ष देखते थे, अपना उत्तराधिकारी देखते थे, राहुल में नहीं देखते थे। ये उनका इंटरव्यू है। तो मुझे लगता है कि माँ सोनिया का जो पुत्र प्रेम रहा है, उस चक्कर में प्रियंका गांधी हमेशा हाशिए पे रही। वो प्रियंका गांधी को उन्होंने आगे नहीं लड़ने दिया, जबकि राहुल गांधी सांसद पहले बने, लेकिन संसदीय राजनीति में एक्सपोजर पहले प्रियंका का था। वो माँ के लिए प्रचार करती रही और फिर भाई के लिए प्रचार करती रही। ये सब जो इंजीनियरिंग करनी थी, वहाँ पर जो पूरा संगठन का काम करना था, ये सारा काम प्रियंका ने किया। मैं नहीं कह रहा हूँ बड़ा शानदार काम किया, बहुत बड़ा काम किया, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर वो राहुल गांधी की तुलना में ये सब काम ज़्यादा कर रही थी एवं राहुल गांधी की सीट का भी वोट मैनेजमेंट वही देख रही थी। ये सच्चाई है। अब चलिए, संकट ये है कि राहुल गांधी को मैं नेता मानता ही नहीं हूँ, तो मैं एक तरफ खड़ा भी नहीं हो सकता, नहीं थोड़ी और चर्चा करते तो इसलिए ठीक है। अब ये आगे तो आएगा, तुलना भी होगी जब करूँगा। हाँ, नहीं देखिए, खैर वो नेता आप माने ना माने, लेकिन अब वो ऐसे कुल में, ऐसे वंश में, ऐसी पार्टी में पैदा हुए हैं कि कुल मिला के उनके पीछे लोग खड़े हुए हैं। और जो बात प्रशांत किशोर ने कही थी, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ। जो राहुल गांधी कर सकते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इतने चुनाव हारने के बाद भी अपनी पार्टी में इतने ताकतवर बने रहना। लेकिन आखिरी में हर्षवर्धन, अब इस पे थोड़ा सा मैं बोल दूं, जो प्रशांत किशोर ने बोल दिया, अरे भाई, चिकने घड़े पानी कहाँ रुकता है? मतलब ऐसा भी क्या? ये कौन सी बात है कि इतना हार के भी ऐसे नहीं रह सकते? मतलब वो तो फिर वही बात हो जाएगी ना कि कहीं पेड़ काटे फिर उगाया। हाँ, लेकिन अब वही तो, हम भी खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे टाइप का मामला है, तो वही सब चल रहा है। लेकिन आखिरी में हर्षवर्धन, एक थोड़ा गंभीर मसला, दरअसल मुझे लगता है कि इस देश में जो राजनीतिज्ञ हैं, मैं उनके लिए एक शब्द, मतलब कोई शालीन शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, इसलिए कोई मैं उनको विशेषण दे नहीं रहा हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को लेकर कैसे पल में रत्ती पल में माशा ये लोग होते रहे, तमाम जो है स्वनामधन्य कथित पत्रकार जो एजेंडा चलाते रहे हैं, तो कुल मिला के अगर वो गणेश जी की आरती कर लेते हैं तो वो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने लायक नहीं रह जाते हैं। अगर वो अपने आराध्य से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, जिन्होंने न्याय के लिए पता नहीं सारा सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया, सब कुछ किया, उस व्यक्ति से अगर वो कोई सलाह लेते हैं, उस व्यक्ति से मार्गदर्शन मांगते हैं, उनके शरण में जाते हैं न्याय के लिए, तो उसके बाद भी उनके ऊपर सवाल उठाए जाएं तो भी ठीक है। लेकिन जिस तरीके की टिप्पणी राम गोपाल यादव या दूसरे जो लोग कर रहे हैं, कभी ये लोग आईने के सामने खड़े होते हैं क्या हर्षवर्धन? नहीं, मुझे लगता है राजकिशोर, ये बहुत गंभीर मसला है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नरेंद्र मोदी की सरकार के विरुद्ध ऐसे ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे डिसीजन दिए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा निर्णय था जो पूरी सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगा रहा था। वो तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उसको हेड ऑन लिया और सारे डेटा निकाल कर दिए और कहे कि बताओ जरा कौन कहाँ खड़ा है। दूसरी पार्टियां उसी तरह थी और सबको मिला हुआ था, लेकिन वो निर्णय उस समय दिया। इसके अलावा भी ढेर सारे ऐसे निर्णय हैं जिस पर लगातार
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो सेंटिमेंट था उसके विपरीत जाकर भी निर्णय दिया। इसके बावजूद अगर कोई ये कह रहा है कि एक किसी निर्णय से, और देखिए राम मंदिर कितना गहरे लोगों को परेशान कर रहा है। लोग कहते हैं मुद्दा नहीं, मैं कहता हूं बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी बनने दीजिए, इसको शिखर पूरा होने दीजिए, पहली तल का शिखर भी लग जा रहा है। ये जो कहा जा रहा है ना, अभी तक कहा जा रहा है कि अब राम मंदिर मुद्दा नहीं, उसी राम मंदिर का निर्णय सुनाने की वजह से रामगोपाल यादव के मुंह से ऐसे अपशब्द निकले कि हम आपको उसको बोलकर बता नहीं सकते हैं। इसके बावजूद अभी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर ऐसे ऐसे लोग, मैं ये तो नहीं कहूंगा क्या है, लेकिन जो क्या कहेंगे कि पत्रकार के तौर पर वो कहाँ खड़े हैं ये सवाल है, लेकिन वो कह देते हैं कि जाते जाते लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी मिट्टी पलीत करा के मानेंगे। मतलब ये सुपारीबाज है, ये सुपारीबाज है। और ऐसे सुपारी पत्रकार, ऐसे सुपारी नेता ये जब करते हैं, आप जरा सोचिए, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप फोर्स करेंगे कि ये वाला डिसीजन तो तभी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं फिर से कह रहा हूं, डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल, उनसे बहुत सी बातों पर हम भी असहमत होते हैं, बहुत सी बातों पर दूसरे लोग भी असहमत हो सकते हैं, लेकिन वहां जहां वो बैठे थे वो हमेशा एक आशा की किरण के तौर पर थे। और उनको ध्वस्त करने की, उनकी छवि ध्वस्त करने की कोशिश सिर्फ इसलिए हो रही है कि चंद्रचूड़ कहीं उस लाइन पर जाते हुए कुछ ऐसी बात ना बोल जाए जो नरेंद्र मोदी के लिए, सरकार के लिए वो एक तरह से कहें कि उसको सपोर्टिव हो जाए। इस डर से ये लोग चंद्रचूड़ की छवि, डीवाई चंद्रचूड़ की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। सर एक शेर याद आ रहा है मुझे कि उससे तो उसके दोस्त भी नाराज होते जाएंगे जिसको सच कहने का हुनर आ जाएगा। उसने सच्चाई उस आदमी ने बयान कर दी। उस व्यक्ति ने जब न्याय किया तो ये नहीं देखा कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, विपक्ष का नेता कौन है। जिस मुद्दे पर उसको ठीक लगा, मैं तमाम उनके जो फैसले हैं और तमाम उनके कंजक्चर्स हैं, जो टिप्पणियां हैं, मुझे भी बड़ी नागवार गुजरी। लेकिन करीमा आप देखिए, ये जो राजनेता हैं इनको दूसरों के सामने आदर्श उदाहरण, आदर्श उपस्थित करने हैं, प्रस्तुत करने हैं, और ये किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। और जरा सा उन्होंने अपनी आस्था दिखा दी, वो आस्थावान होना इस देश में, आप सोच लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भी ट्रोल होने का विषय हो सकता है। फिर हमारी और आपकी बिसात क्या हर्षवर्धन, आस्था पर प्रहार कैसे किए जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश को समझना बड़ा जरूरी है, और इस देश में जो विघ्न संतोषी प्रजाति है इसको पहचानना बड़ा जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा, अभी वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कैसे याद किए जाएंगे, कैसे देखे जाएंगे, लेकिन एक लाइन उन्होंने और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का काम विपक्ष की भूमिका अदा करना नहीं है, वो संसद में विपक्ष का काम है। शायद ये बात ज्यादा चुप गई होगी, ये चुप भी गई है, और क्योंकि वो तो वो कर नहीं पाए। क्योंकि विपक्ष की भूमिका तो ये होती है कि सरकार को आप एक्सपोज करें, तो सरकार को एक्सपोज करने के बजाय आप खुद ही एक्सपोज होते रहे, और कुल मिला के बस केवल आप वितंडावाद खड़ा करते रहे, कोई कंटेंट और सब्सटेंस था नहीं। तो आपको यही करना था। मुझे लगता है कि इसके बाद हर्षवर्धन अब अपने दर्शकों से विदा लेने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि आप लोग, अगर आपको लगता है कि ये हम लोगों की जो बातचीत का तरीका है, जो विषय होते हैं, उसमें कुछ और जोड़ना चाहिए, किसी तरह का परिवर्तन करना चाहिए, तो वो भी आप जरूर बताएं, क्योंकि हम संवाद चाहते हैं, मोनोलॉग नहीं। तो प्लीज़ आएँ, कमेंट करें, बताएं। हम वाकई बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर चर्चा करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं, आपकी लाइक्स और हिट्स के लिए नहीं, एक अच्छी डिबेट के लिए, एक अच्छी तर्कसंगत चर्चा के लिए। तो अभी हम दोनों लोग को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, धन्यवाद।